कुछ ही तो है, मगर इन सब रिश्तों से पहले वो है हवा की बेटी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज जेंटलमैन, माय नेम इज साहिल लोधी। आप लोगों ने लास्ट वीक का जो रिस्पांस दिया था वो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो वेरी मच। आज का शो भी बहुत अच्छा होने वाला है। रीजन बिकॉज आज का शो है हवा की बेटियों के बारे में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये शोज बड़े मुख्तलिफ हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आज के वीक अगर हम हवा की बेटियां कर रहे हैं तो हम इसके बाद सारे शोज ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। हंगामा भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, डांसेस भी होंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे, एक दूसरे के आंसू पहुंचेंगे, एक दूसरे की हंसी में शरीक रहेंगे और बहुत कूल किस्म का शो करेंगे। मुझे जो सबसे मुश्किल मरहला लगता है सुबह सुबह के वक्त वो तैयार होना है। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल मरहला लगता है। अगर आप मुझे उस लिबास में देख लें जो लिबास में पहन के यहाँ पे आता हूँ तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, बिकॉज मैं अपने जामिज के अंदर होता हूँ। तो आई रियली वॉन्ट टू डू अ शो जो मैं अपने जामिज के अंदर कर सकूँ, बिकॉज दैट्स वेयर आई फील द मोस्ट कम्फर्ट। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं शो उसमें पहन के करूंगा जो बहुत खुले खुले से कपड़े हैं, बहुत अच्छे से कपड़े हैं। आई डोंट हैव टू वेयर दिस टाइट जीन्स जो चारों तरफ से टाइट होती हैं। आई डोंट हैव टू वेयर दिस यू नो व्हाटएवर दिस थिंग इज। आई जस्ट हैव टू वेयर दिस शर्ट जो अंदर है और उसके साथ एक पजामा एंड चप्पल 2 पट्टी के, और यहाँ पर बैठ के पाँव ऊपर करके हम लोग शो करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग इसी तरह का मनाने जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड द जामीज वीक, और उस जामीज वीक में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में आप किसी को कुछ भी कहना चाहें आप उस जामीज वीक के अंदर कह सकते हैं। मैं बहुत कूल से कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आपके लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। अब सुबह आपकी होगी तो 11 बजे होगी, 11 बजे से पहले नहीं होगी और 11 बजे के बाद तो हो ही नहीं सकती। आज का जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीरियस नेचर का शो है, लेकिन इसमें भी मोमेंट्स आएंगे। बस मुझे आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। मुझे आप चाहिए। आप अगर मेरे साथ होंगे तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली मर्तबा मैंने ऐसा किया है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा। प्रॉब्लम को हाईलाइट बहुत सारे लोग करते हैं, क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? अगर सोल्यूशन है तो क्या हम उसको प्रोवाइड करेंगे? हम डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। सो द थिंग इज, आज मेरे पास 2 कहानियां हैं। एक कहानी उस औरत की है जो अपने घर से चली थी, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है जो भाग के आई है, ज़ारा उसका नाम है। यहां आके वो किसी शख्स के पास चली गई, ये सोच के आई थी कि शायद उसको जिंदगी में मोहब्बत मिल जाएगी, प्यार मिल जाएगा। किसी ने टेलीफोन पे एसएमएस के जरिए, बातों के जरिए ये कहा कि तुम अगर मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक बहुत लंबी सी हिस्ट्री है जो उस औरत की है, वो हम आपको सुनवाएंगे, फिर मेरे पास और दिखवाएंगे। फिर मेरे पास एक ऐसी खातून है जिनको 2 चावल की बोरी के एवज बेच दिया गया था। 4 निकाह उनके हुए और अभी तक उनके साथ कोई नहीं है। वो एक दारुल अमान में काम करती थी। खैर, बहुत सारी स्टोरीज हैं, कुछ पैनलिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपके गिफ्ट्स तो हैं ही। हर कॉलर को हम देने जा रहे हैं सईद गनी का एक अदा सईद गनी की बास्केट। एवरी सिंगल कॉलर, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉल को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट। आज भी वंस अगेन वॉशिंग मशीन इज देयर। जो सबसे ज्यादा एसएमएस हमको करेंगे उनको हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज वो हमसे शेयर कीजिए। और ये मक्खी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है, डोंट नो व्हाई।
आई गेस मीठी चीजों पे अक्सर ये मक्खी आ जाती है. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. बट एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ कॉल करने का नंबर होगा 0342-207-5142. 0342-207-5142. अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं जिसपे आप एक वॉशिंग मशीन जीत सकते हैं तो लिखिए DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436. इस पे भेज दीजिए, सेंड इट टू 436. इस पे भेज दीजिए. कहानी है दो ऐसी खवातीन की जो हमारे माशरे का जीता जागता किरदार हैं, जो हैं हव्वा की बेटियां. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे. मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे एक दर्द रखा. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं. मेरे साथ रहिएगा. छोटा सा एक ब्रेक है. आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद कुछ ऐसी स्टोरीज के साथ जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते. आपने मुझे डांस करते हुए देखा है, आपने मुझे गाते हुए देखा है, आपने मुझे हंसते हुए देखा है, हंसाते हुए देखा है. आज आइए मिलकर दर्द बांटते हैं. विल बी राइट बैक. Once again जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. एंड लाइक आई सेड कि आज का शो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी चाय लेके, अब आई नो आप लोग खाना पका रही होंगी या खाना पका रहे होंगे या खा रहे होंगे या कुछ भी जो भी आप लोग अपने घर में कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने टेलीविजन सेट्स के बिल्कुल सामने आ जाएं और इस शो को बहुत गौर से देखिए. ये हम सब के काम आ सकता है. आइंदा वो लोग जो अपने बच्चे बड़े कर रहे हैं, ये उनके डेफिनेटली काम आ सकता है. वो लोग जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, ये डेफिनेटली उनके काम आ सकता है. वो बच्चियां हु आर 16, 17, 18 इवन, जो 13, 14, 15 साल की हैं, उनके ये बहुत काम आ सकता है शो. सो प्लीज कम. मैं आई ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल. आई डोंट नो कि इतने सीरियस इशू के अंदर मैं कितना फन कर सकता हूं, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल. मेरी जितनी इस्तात है उस हिसाब से मैं जरूर करूंगा. अच्छा, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी राइट नाउ ऑन ट्विटर, अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं शो के बारे में, कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल आप चाहते हैं कि मैं पूछूं, देन गो टू www.twitter.com/DKBwithsahir /DKBwithsahir. अगर आप फेसबुक पे मैं ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वक्त मुझे मैसेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके मैसेजेस को पढूं, देन www.facebook.com/DKBwithsahir. आई हैव नो आइडिया कि आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ पता होगा तो मुझे नहीं पता होगा. मुझे ये लोग मैसेज ला के देंगे जो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा. थैंक यू फॉर फॉलोइंग आवर शो. बहुत बहुत शुक्रिया मैसिव रिस्पॉन्स का, उस मैसिव रिस्पॉन्स का जो पिछले वीक हुआ था. थैंक यू सो वेरी 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 मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए बात करते हैं. मेरे पास इस वक्त ज़ारा यहाँ मौजूद हैं. ज़ारा की एक कहानी है. ज़ारा का ताल्लुक पंजाब के एक इलाके से है जहाँ ये अपने भाइयों और माँ बाप के साथ रहती हैं. एक रोज़ बहुत सारी सहेलियों के साथ थी कि दिलचाहा एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया जाए. सो छुप के एक मोबाइल फ़ोन लिया गया. उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन पे बातें होने लगी. एक शख्स था जिसने ज़ारा से बातें करना शुरू कर दी और उसके बाद ये बात इतनी बढ़ी कि एक रोज़ ज़ारा ने डिसीजन लिया कि वो अपने घर को छोड़ के कराची आ जाएगी.
दिस इज ऑल ट्रू स्टोरी. आप मुझसे नंबर एक्वायर कर सकते हैं, आप मुझसे चीजें ले सकते हैं. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, मैं अपने शो में कोई चीज भी फैब्रिकेट नहीं करता. आई जस्ट डोंट डू इट. आपको ये वो स्टोरीज नहीं हैं जो एनैक्टमेंट्स हैं, ये पेड एक्टर्स नहीं हैं. दीज आर रियल पीपल. मैंने मुंह इसलिए छुपा दिया बिकॉज मुझे इनकी सेफ्टी अजीज है. प्लस शी इज अंडर पुलिस प्रोटेक्शन. पहले वो यहां पर आ गई, इसके बाद आने के बाद इनके साथ क्या हुआ एक बहुत लंबी कहानी है. ज़ारा की ज़बानी सुनते हैं. सबसे पहले तो ज़ारा अस्सलाम वालेकुम. जोर से बोलिए बेटा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, रोना बिल्कुल भी नहीं है. अभी जो बातें होंगी वो अच्छी अच्छी होंगी. ये तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे लिए चाय है. इसको आराम से पियो आप, ठीक है? ये ओके? इसको इधर रख दूं मैं? जी. इधर रख दूं या इधर ही जी, ठीक है? नहीं, उधर. इधर रख दूं? ओके ओके. नाउ टेल मी ज़ारा, आप लोग घर में कितने भाई बहन? हम माशाल्लाह से 4 भाई और 2 बहनें थी. 4 भाई और 2 बहन. जी हाँ. ओके. और आपका नंबर कौन सा है? जी 305 वाला. आपका 5वां नंबर है. जी. Alright? अच्छा, क्या हुआ क्या था ये सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? हमारे खानदान में शादीशुदा को सेल फोन अलाट नहीं था, कोई लड़की को भी अलाट नहीं था. मैं कॉलेज जाया करती थी. मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ज़ारा क्यों ना हम सेल फोन खरीद लें, क्योंकि उनके पास सेल फोन नहीं. तो उन्होंने कहा कि आप सेल फोन खरीदो, बेशक आप रखो अपने पास, लेकिन इनके सुबह जब आओ तो हमें दे दो, जब जाने लगो तो आप खुद ले लो. मेरी फ्रेंड्स मेरे सेल फोन पे अपने फ्रेंडों को कॉल किया करती थी, तो मेरा ऐसे किसी से कोई कनेक्शन नहीं था. उन्होंने यानी कि मुझे इस्तेमाल के थ्रू, यानी कि किसी हथियार के थ्रू उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. और वो मेरे सेल फोन पे कांटेक्ट करती थी लड़कों के साथ. उन्हीं का कोई दोस्त था जो मुझसे कांटेक्ट करता था. मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी. उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गई. क्या बातें थी बेटा, मुझे बताइए. लेट्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. आज मैं एक कसम खा रहा हूं, और कसम क्या खा रहा हूं, एक चीज हमने शुरू की है कि हम आइए एक दूसरे की मदद करें. आइए इन दीवारों को गिराएं. ये जो दीवारें हैं ना कि तुम औरत हो, मैं मर्द हूं, और तुम ये कर सकती हो, मैं ये कर सकता हूं. आई नो के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इंसान तो है ना. तो आइए इंसानों की मदद करें. अच्छा बताओ, क्या बातें की? उसने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हारे ज़हन से भी, तुम्हारी सोच से भी बहुत ऊंची होगी. ओके. उसने कहा कि आप आओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. मैंने कहा आप मेरे घर रिश्ता भेजो. आपने उसको अपनी उम्र बताई थी? जी हाँ जी. आपने बताया कि आप 16 साल की? जी हाँ जी. और उसने मुझसे झूठ बोला कि वो उसकी एज 22 साल है. उसने ये कहा कि मैं यंग लड़का हूँ. उसने ये कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ. उसने मुझसे सब झूठ कहा, क्योंकि मैंने कभी उसे आज तक देखा नहीं था. ऐसे कैसे मोहब्बत हो गई आपको बगैर देखे किसी से? आवाज पे कैसे मोहब्बत हो सकती है? उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी, ना चाहते भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई. क्या बातें थी? टेल मी, क्या क्या कहता था वो आपसे? ये कहता था कि वो आपको शादी करेगा, आपको बहुत आराम से रखेगा. अपने माँ बाप के बारे में उसने कुछ बताया था आपको? आपने पूछा? जी हाँ जी. क्या बताया था? उसने मुझसे ये कहा कि वो, उसकी 2 बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं. ओके. वो माँ बाप का एक ही बेटा है. वो भावलपुर से बिलीव करते हैं. रहता भावलपुर में, लेकिन वो कराची में रहता है. बोलती रहिए. ठीक है. लेकिन उसकी यानी कि माँ बाप वहाँ भावलपुर में, लेकिन वो खुद यहाँ से काफी अरसे से वो कराची में रह रहा है. जो उसने मुझसे कहा, मैं आपको वही बता रही हूँ. उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और यहाँ पे मुझे उसने कभी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा. उसने मुझसे हमेशा सच कहा. मैं नहीं समझती कि उसे सच कह रही है या झूठ कह रहा है, लेकिन वो मुझसे कहा करता कि मैं हर बात सच करूँ. वो हर बात में खुदा की कसम और कुरान की कसम को बहुत कहा करता था कि मैं कुरान की कसम से ये बात सच है, और मैं खुदा के नाम पर बहुत भरोसा कर लेती थी कि ये वाकई में सच कह रहा होगा. लेकिन जब मैंने उससे हकीकत उसकी देखी यहाँ कर, तो पता चला जो कुछ वो कहता था वो सब झूठ कहता था. वो वैसे नहीं था जैसे वो मुझसे कहा करता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ.
अच्छा, वो कितने दिन सिलसिला चला ये? कितने दिन चला आपका ये सिलसिला? टेलीफोन पे जो बात थी वो कितने दिन चली? आई थिंक 6 माह तक। 6 माह तक? जी हाँ। 6 माह तक। किस वक्त फोन करता था वो आपको, कितने बजे? वो मुझे दिन को कॉल किया करता था। यार प्लीज बात नहीं कीजिए, प्लीज यहाँ मुझे, आई एम रियली प्लीज बात ना कीजिए, दिस इज अ लाइव शो, प्लीज बात ना करें। हेलो, प्लीज बात ना करें। मकसूद भाई प्लीज बात ना करें, प्लीज बात ना करें, आई कैन हेयर यू। अच्छा ओके, ये कितने दिन तक चला मसला? 6 माह तक चला। जी हाँ तो जी। किस वक्त फोन करता था वो आपको? वो मुझे दिन के 11 बजे से 4 बजे तक। 11 से 4 बजे तक, 5 घंटे? जी हाँ जी। 5 घंटे बात करता था आपसे? जी हाँ। आपको मौका कहाँ मिलता था अगर आपका घर इतना ज्यादा, आपके घर में मेरे घर में अकेला मेरा कमरा था। आपके घर में आपका कमरा अकेला था? जी हाँ जी। ओके ओके ओके, तो इसकी वजह से, और आपको, आप पे सुपरविजन किसी की भी नहीं थी? आप घर के कामकाज नहीं करती थी क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ती तो नहीं थी ना? जी नहीं, मैं सबसे छोटी थी तो मुझे काम काज बिल्कुल मेरी भाभियाँ, मामा या मेरी सिस्टर करती थी। ओके जी ओके, हाँ। कभी आपने किसी से शेयर किया, अपनी भाभी से, भाई से, या माँ से, या किसी से शेयर किया ये बात? जी नहीं। आपकी सहेलियों में, दोस्तों में किसको पता था? मेरी दोस्त को पता था, ईरम, ओके, और सुमेरा को पता था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई बात की आपसे? कभी आपको समझाने की कोशिश की कि ये ना नहीं। करो? उसने हमेशा दोस्त ने, मैं समझती थी कि दोस्त बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया जहाँ ना मैं आगे की जा सकती ना पीछे जा सकती। सब कुछ मेरी दोस्तों की वजह, क्योंकि वो सबको ये जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये कभी नहीं कहा कि ये गलत है। वो हमेशा मुझे कहती कि ये बिल्कुल सही है, तुम उसके पास जाकर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम खुश रहोगी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 2-4 सवालात हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये सोच रही हैं, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग, लेकिन ऐसा क्यों सोच रही हैं? एक गांव में रहने वाली लड़की ऐसा क्यों सोच लेती है कि अगर वो शहर चली जाएगी, किसी और शख्स से मिल जाएगी, तो वो बिल्कुल खुश रहेगी? इसका जिम्मेदार कौन है? इन सवालात के जवाब हैं। फिर एक रोज जब मैं जियो के दफ्तर आया तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मुझसे कौन मिलने आया, ये एक दास्तान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, दिस इज ऑल रियल। अब आपको एक खास बात बताऊं कि ये लड़की मुझसे जियो के दफ्तर मिलने आई थी। सो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, उसके बाद हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अमीमा सलाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप प्रोफेसर साइकोलॉजी पी एन शिफा के अंदर काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देन वी हैव किरण अख्तर चनड़, आई एम रियली होपिंग कि मैं ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आप एडवोकेट हैं, स्पेशलाइज किया है इन्होंने क्रिमिनल, फैमिली, सिविल एंड बैंकिंग रीजन्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड ऑफ कोर्स आई हैव द वंडरफुल सारंग बनी विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम लोग आपसे सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो आपको सबको पहले से तो ये इंफॉर्मेशन है कि क्या है। अच्छा, यहाँ एग्जैक्टली एवरीथिंग इज रियल, एक एक चीज बिल्कुल रियल है। ये केसेस रियल हैं, ये लोग रियल हैं। आप मुझसे इनके फोन नंबर एक्वायर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं किसी चीज को, सो प्लीज कम एंड हेल्प मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी। बजाय इसके कि हम बैठ के क्रिटिसाइज करें एक दूसरे को, लेट्स ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैं ये तमाम चैनल्स को कह रहा हूँ, तमाम चैनल्स के होस्ट को कह रहा हूँ, न्यूज एंकर्स को कह रहा हूँ, पॉलिटिकल एंकर्स को कह रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे जो एंटरटेनमेंट एंकर्स हैं उनको कह रहा हूँ, प्लीज इफ यू कैन हेल्प मी। अगर आपको मेरी तरफ से, हमारी तरफ से केसेस चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। प्लीज प्लीज बट कम फॉरवर्ड एंड लेट अस हेल्प एंड हैंड। आपकी तरफ मैं आता हूँ। सो उसके बाद ये 6 महीने सिलसिला चला। 6 महीने के बाद कौन सा पॉइंट था जब उसने ये कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो या भाग के आ जाओ घर से, हम शादी कर लेते हैं? एक दिन जब मैं बात कर रही थी उनसे, तो मेरी जो बड़ी भाभी हैं उन्होंने देख लिया। ओके। पूरी बात नहीं सुन ली और सेल फोन भी देख लिया। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली में सेल फोन अलॉट नहीं है। ठीक है। तो जब मैं बात कर रही थी तो मेरी भाभी अचानक सामने से किया कि मैं ज़हरा आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। ठीक है। और उस दिन मेरे घर वाले काम के सिलसिले में सारे लोग बाहर गए हुए थे। ओके। किसी की दावत थी, वहाँ गए हुए थे, और उनके आने में से जस्ट 1 घंटा ही बाकी था। तो मेरी भाभी ने कहा कि आपने जो आप बातें कर रही थी किसी शख्स के साथ,
और आपको मैंने सेल फोन भी देख लिया है, और आपकी ये बात आपके भाइयों तक पहुंचा दी जाएगी। और आप जो होती है यानी कि आप तैयारी कर लो, बस आपके साथ जो होना है वो खुदा बेहतर जानेगा और आपके भाई बेहतर जानेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो तब वो ये बातें मेरी भाभी की सुन रखी, कि मैंने तब फ़ोन पे हमारी कॉल चल रही थी, उसने ये बातें सुनी मेरी भाभी की, तो उसने कहा कि ज़ारा आपकी जान को वहाँ पे खतरा है, आप मेरे पास आ जाओ। ये उसने कहा कि आपकी जान को खतरा है? जी हाँ जी। अच्छा, उसने कहा क्या कि वाकई तुम्हारी जान को खतरा था? जी हाँ जी, क्योंकि हमारे खानदान में सेल फोन बिल्कुल भी अलाउड ठीक नहीं है। ठीक है। और जब मेरी भाभी ने सब कुछ सुन लिया था, जितने घंटे मैंने उससे बात की थी उसने तो उतने भाभी से आपने माफी मांगने की कोशिश नहीं की? आपने ये नहीं कहा कि मैंने भाभी से कहा कि हाँ। भाभी आप खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा, लेकिन आपको पता है कि भाभी कभी किसी पे रियायत नहीं करती होती। अगर भाभी माँ बनती तो बहन बनती, शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। अगर मेरी भाभी मेरी बात एक बहुत छुपा हैरत देती। अंगेज सी बात है बेटा, मैं आपसे बात करूंगा कि अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदार तुम पूरी दुनिया को ठहरा रही हो। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, बिकॉज देखें, जब तक हम और उसका जिम्मेदार कौन है, तुम्हारे इस बिहेवियर का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत हैरत अंगेज सी बात है कि तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी दोस्तों ने तुमको गलत मशवरा दिया इसलिए तुमने ये कर लिया, मतलब आपका इसमें कोई भी कसूर नहीं है। इसी तरह से भाभी माँ बनती तो ये होता। बड़े प्री कंसीव नोशन है आपके, आप रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सोच चुकी हो। दोस्त होते हैं तो वो बुरे ही होते हैं, भाभी होती है तो वो बुरी होती है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है और कुछ लोग भी कसूरवार होते हैं, लेकिन गलती हमारी भी तो है ना। टू बिगिन विद, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने किस लिए सेलफोन, अगर आपको अलाउ ही नहीं है, आपने सेलफोन क्यों लिया? और अगर लिया था तो अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं, उनसे परमिशन क्यों नहीं ली? और अगर आप किसी से बात कर रही थी और वो इतने आपसे वादे कर रहा था, 6-6 महीने का वक्त गुजर गया था, तो क्या आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी इसको? ये सारी बातें हैं ना। अच्छा, देन क्या हुआ, आगे क्या हुआ? उसने जब सुना तो उसने कहा कि आप ज़ारा मेरे पास आ जाओ कराची में। कराची फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे कराची की कोई जगह का नहीं पता कि कराची कहाँ पे वाक़ है, इतना पता कि वो सिंध में है। एंड ये नहीं जानती कि कराची के लोग कैसे, यहाँ के कैसे सड़कें, मैं बिल्कुल इनके रास्तों का नहीं जानती थी। जब मैं उतरी तो चेक पोस्ट आर्मी वालों की थी, वहाँ से वो, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं होता। आपने उसको नहीं देखा होता? जी हाँ जी। ओके। उसने मुझे सेल फोन पे जब मैंने उसने कहा कि चेक पोस्ट में से अब कितना फासला रह गया है चेक पोस्ट आने तक, तो मैंने उससे कहा ऑन 20 मिनट के बाद मैं चेक पोस्ट पर उतर जाऊंगी। फिर उसने कहा कि आपने कलर के कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? तब मैंने उसे कलर के कपड़े बताए तो उसने मेरे कपड़ों से पहचाना कि यही लड़की है, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान सकी। जब मैं उसको मैंने देखा, उसने जब मुझसे कहा कि मैं वही लड़का हूँ जिससे तुम बात करती, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। मैंने उसे कहा कि तुम दोबारा मुझसे बात करो फ़ोन पे ज़रा दूर होकर, मैं सुनूं कि तुम वही लड़की हो, तुम्हारी आवाज़, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ पहचानती थी की शक्ल में। उसने जब दूर जाकर उसने मुझसे बात की, सेम टू सेम वही आवाज़ थी। क्योंकि मैं बहुत हैरत में पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी कि वो लड़का जो मुझे कहता है कि मैं 22 साल का हूँ, वो 35 साल का एक शख्स निकला, एक बड़ी एज का लड़का निकला। वो कुछ जो अपने बारे में बताता था बिल्कुल भी वो नहीं था जो अपने बारे में वो बताया करता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेके गया। जब मैं उसके पास गई तब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वही लड़का है, लेकिन मैं क्या करती, मैं पीछे भी ना जा सकती थी, क्योंकि मैं पीछे किस मुंह से जाती। और ये गलती मेरी थी, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आई थी। एक शख्स के पीछे मैंने अपने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, जिन्होंने मुझे आज तक पाला, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, जिन्होंने मुझे अच्छी और सही की पहचान बताई। मैंने उन्हीं के साथ बहुत बुरा करके आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, तो मेरा भी तो दिल टूटना था। मैंने उनके साथ गलत किया, मेरे साथ भी तो गलत होना था। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, उसके बाद आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको माफ कर देंगे, आपको लेने आएंगे, आपसे राब्ता करेंगे? मेरे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए। नहीं आए? जी नहीं जी।
और मुझे इतना पता है कि अगर मैं उनके पास खुद जाके माफ़ करूँ माँ से, तो मुझे पूरा पता है कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर देंगी। माँ याद आती? जी हाँ जी, कितना याद आती है? बहुत याद आती हैं। उनकी हर बचपन की वो बातें जिन्होंने आज तक मुझे समझाया था, उनकी हर बात याद आती है। और वो हर बातें शायद मैं आप लोगों से शेयर ना कर सकूं। वाकई में इस दुनिया में मुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मुझे माँ नहीं मिल सकती। मैंने वो चीज़ खो थी जो मुझे नहीं खोनी चाहिए थी। और तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं सारिम, डॉक्टर साहबा या अमीमा या चरण साहबा जो हैं वो कोशिश करें तो हम लोग तुम्हारी माँ से बात कर सकते हैं? क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे कभी भी लेने नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आ एक सकते। काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात यहीं से शुरू करेंगे। तुम कहती हो तुम्हारे माँ बाप तुमको कभी लेने नहीं आएंगे, जी हाँ। ठीक है? ये लड़की मेरे पास आई थी जियो में और मुझसे आके कहने लगी, साहब भाई मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मैंने सारिम को फ़ोन किया, मैंने कहा सारिम मेरे पास आपके लिए एक मेहमान है। यूँ समझें कि जैसे मेरी अपनी ये छोटी बहन है, बेटी है, इसको आप प्लीज़ यहाँ से आके ले जाएं और अपने शेल्टर की तरफ इसको शेल्टर में रखें। सारिम ने रास्ता को भेजा और इनको वहाँ से पिक कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक, अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। छोटा सा ब्रेक है, उससे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहले तो वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था ना, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था ना, बाद में मेरे दोस्तों ने मेरे उसके साथ राब्ता करवाया। अच्छा, जी हाँ जी, मेरे दोस्त का नाम था सुमेरा। ओके। उसने मेरे सुमेरा दोस्त से नंबर लिया कि सुमेरा तुम उसके घर जाओ और उसे कहो कि ऐसा ऐसा लड़का है मेरा भाई, ऐसे उस लड़के ने मेरे भाई ज़ारा ने मेरे नंबर पे भी कॉल की है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे एक लड़के के हाथ आ गई हूँ और लड़का बहुत अच्छा है, और ना मैं यहाँ पे किसी और के लिए आई थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला, उसने अपना सेल नंबर बंद, फ़ोन नंबर बंद कर दिया और ये रास्ते में मुझे मिल गया। मेरी दोस्त ने जाके मेरे घर वालों को जाके ये कहा, उस लड़के ने मेरी दोस्त से राब्ता किया कि तुम इसके घर जाके ये कहो और इसके घर वाले मुझसे आके ले जाए। उसने अपनी इज्जत रखने के लिए उसने ये झूठ बोला। मेरी दोस्त ने वही जाके कह दिया जिस लड़के ने उससे कहा था। उसने मेरे घर वालों को यही कहा कि आपकी जो ज़ारा बेटी है वो कराची में किसी और लड़के के पास भाग के गई थी, उस लड़के ने उससे राब्ता नहीं किया, उसने जाके उस लड़के ने फ़ोन अपना बंद कर दिया और ये वहाँ पे रो रही थी। तो ये लड़का जो था ये गुजरा था, तो इसने इसको रोते हुए देखा तो इसको अपने साथ ले गया। उस लड़के ने फिर मेरे घर वालों से राब्ता रखा, मेरे घर वालों को मेरी दोस्त ने नंबर दिया उस लड़के का, फिर मेरे घर वालों ने उस लड़के से राब्ता रखा कि हमारी बेटी वाकई में आपके पास है। उसने भी यही कहा कि आपकी बेटी मुझे सड़क से मिली, रो रही थी। वो अपनी पूरी कहानी से मुकर गया। जी हाँ जी, जब उसने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे घर वाले आ रही हैं, तुम्हारे भाई भी आ रही हैं और तुमने यही सब कुछ कहना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी, मेरी इज्जत भी रह जाएगी। अगर तुम हकीकत बताओगी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं होगा, मुझे तुम्हारे, मैं लड़का हूँ, मेरी इज्जत पे कुछ नहीं, लेकिन इज्जत तुम्हारी खराब होगी। फिर क्या हुआ? उसने मेरे घर वालों को कॉन्टैक्ट किया, मेरे घर वाले, उसने मेरे घर वालों को सुबह बताया और मेरे घर वाले वहाँ से ठीक 11 बजे सुबह के बैठे और यहाँ आकर ठीक 9 बजे सुबह के यहाँ पे उतरे। जब वो मेरे घर वालों ने सिर्फ फ़ोन पे बात की कि हम सुराब कोट पहुँच चुकी हैं और आप हमें लेनी आओ और हमारी बेटी से साथ में फिर मेरे बड़े भाई थे क्योंकि उसने मुझसे ये कहा कि तुम अपने घर वालों से झूठ बोलोगी, और मैंने आज तक अपने घर वालों से कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोलती तो अपनी भाभी से उस वक्त झूठ बोल सकती थी, यही कह सकती है मेरी दोस्त का फ़ोन है या मैं किसी लड़की से बात कर रही थी। तब भी मैंने अपने भाभी से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने उसे कहा कि वाकई में भाभी मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ और ये फ़ोन मेरा है। मैंने तब भी अपनी झूठ नहीं बोला। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, उसने कहा कि तुमने जैसे मैंने तुम्हें कहा तुमने वैसे करना है, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें इज्जत से ना तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे घर वालों को ये कहूँगा, तुम्हारे घर, उसने इसका ये इरादा था कि वो मेरे घर वालों के आगे अच्छा बनेगा, ठीक है, और बाद में वो मेरे साथ शादी कर लेगा।
मैंने उसे तब ये कहा, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुम पहले मुझे बताते, तुम मुझे घर से यहाँ तक ना बुलवाते। तुम्हारे अंदर कुछ गलत है तो तुम मुझे वापस भेज दो। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो भाई वो मुझसे शादी करता। यहाँ रोको, आप दोनों की राय, आप ऐसे केसेस देखती हैं, आप ऐसे केसेस बहुत सारे देखती हैं, आप दोनों की राय पहले आपसे आते हैं। ओके, फर्स्टली ये कि इन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले कहा था कि उनके साथ रही थी ये, ठीक है। वो रहने का पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रहने के पीरियड में क्या क्या हुआ, ठीक है। नहीं, क्योंकि देखिए अभी जो चीज़ मुझे लग रही है कि शी इज़ नॉट दैट इनोसेंट, ठीक है। क्योंकि जो है उनके एक तो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गलत एज पे कोई गलत चीज़ इनको ट्रिगर करी है, ठीक है। इमेच्योर बहुत ज़्यादा है ये, उसकी वजह से इनको डायरेक्शन सही नहीं मिल रही। सेकेंडली तो ये जो है ये गलत तरीके पे चले गए। अभी जो चीज़ नज़र आ रही है, जितना भी सुना है, कि इनको सिर्फ एक शेल्टर चाहिए, एक घर चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये भागने से, जो चीज़ों से भाग रही हैं, सबसे थक गई हैं, ठीक है। इनको जो सिर्फ एक, जी बोलिए। जी प्लीज। ओके, तो हो सकता है कि सिर्फ इनको एक रहने की जगह मिल जाए। जब रहने की जगह मिल जाएगी जो परमानेंट हो इनके लिए, तो हो सकता है कि वापस उससे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। थोड़ी सी इनकी भी थोड़ी गलती है जी। आप क्या कहते हैं? बीइंग अ लॉयर, मैं जो इनको देख रही हूँ, सबसे पहली बात मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रॉटअप, जो ब्रॉटअप है इनका, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। इन्होंने स्टार्ट ही पहला कदम ही गलत रखा है, क्योंकि पहला कदम रखा है गलत, तो अब जाहिर सी बात है गलती पे गलती, गलती पे गलती करती गई हैं ये। और द वर्स्ट पार्ट इज ये रियलाइज भी नहीं कर पाई हैं इस बात को। इनफैक्ट गलती क्या, गुनाह किया है इन्होंने। अगर आप इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने वहाँ रहकर अगर ये चाहें तो उसके खिलाफ FIR कटवा सकती हैं, लेकिन पनिश इनको भी किया जाएगा। जी, रेप के ज़मरे में आएगा वो चीज़, क्योंकि विदाउट निकाह उनके साथ रही है। माइनर है ये, क्यों वेमेन एक्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो इन्हीं के अगेंस्ट जा रही हैं। डेफिनेटली मतलब शी सेइंग कि जी, मतलब बड़ी इन्होंने बातें की कि मैं गलती नहीं और फलाना फलाना, बस जस्ट ये सब बातें कर रही हैं। शी इज़ नॉट रियलाइजिंग इट। जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट में कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, या वो मोबाइल छुपा के उसे यूज़ करना, दैट्स अ काइंड ऑफ झूठ। आई थिंक हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर करते हैं। किसी को हम कंडेम तो कह सकते हैं कि कंडेम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमको बहुत सारे रियलिटीज़ जो हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, उनको फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, उस ब्रॉटअप में है, जहां लड़की को कहने की आज़ादी नहीं होती, और जब वो बगावत पे आमादा होती है तो फिर वो कोई भी कदम उठा लेती है। हम यहाँ बैठ के कंडेम कर लें इनको, जितना मर्जी कर लें, मैं इनके लिए एडवोकेसी नहीं कर रहा, हम यहाँ जितना मर्जी कंडेम कर लें बैठ के, एंड आई एम श्योर कि इनकी गलती है, आई एग्री विद यू, आई एम श्योर कि इन्होंने झूठ भी बोला, आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम वंस शी वाज अ किड, शी वाज ग्रोइंग अप इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ, इख्तिलाफ नहीं है, मेरी अपनी राय है, आपकी राय बहुत मोहतरम है, आप मुझसे ज़्यादा केसेस देखती हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी श्योर कि आप जो कह रही हैं अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही होंगी। मेरी अपनी राय है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, एज अ माशरा हम थोड़ी सी गलती करते हैं। सालिम भाई, जब मैं वापस आता हूँ तो फिर वो एफर्ट बताऊँगा जो सालिम ने की, और उसके बाद आपसे एक बहुत ख़ास बात करनी है मुझे, आपसे पूछना है आप क्या चाहती हैं, और फिर हो सकता है हम आपके लिए कोई रेजोल्यूशन तलाश कर सकें। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कहानी के बाद मेरे पास एक कहानी है जिनका निकाह 4 बार हुआ, दारुल अमान में रहीं, और चावल की 2 बोरी के लिए उनको बेच दिया गया था। विल बी राइट बैक। कमल के बात की है, यहाँ बहुत सारी खवातीन बैठी हैं और आप अकेले हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारे यहाँ देखें, एक लड़की से किसी भी घर में मर्द कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी फ्रेंड होगी मैं उसके थ्रू उससे कांटेक्ट करवा सकता हूँ।
تو اس لیے عورت کو عورت سے بچنے کی ضرورت ہے. مرد تو ویسے اس سے دور رہتا ہے, وہ قریب نہیں آ سکتا, لیکن عورت اس کے بہت قریب آ جاتی ہے. جو میں عورت کے مطابق بات کروں, اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت قریب آ کر کے پھر اس طریقے سے کسی کو تباہی پہ لے جاتی ہے. لیکن آپ بھی جب موبائل فون اپنے بچوں کو دیں 13, 14, 15 سال کی عمر میں, جب آپ ان کو الاؤ کریں کہ ان کے پاس موبائل فون ہو, تو پلیز کیپ اے ٹریک آن دم. یہ ضرور چیک کیجئے. اور اس میں کوئی, جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں شک ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر ہم کب نیچر کو سمجھیں گے, کب نیچر کے, بہت سارے لوگ بڑی بڑی آفاقی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں پیار ہو گیا وہاں شک نہیں ہے. I'm sorry, شک کریں, جب کوئی ایکسپلین کرے تو اس کو مان بھی لیجیے, اور آہستہ 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 ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو یو, اب کیا کرو گی زندگی میں تم؟ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, کیونکہ گھر والے تو میرے پاس نہیں آئے, کیونکہ گناہ میں نے کی ہے, اس کی معافی مجھے مانگنی چاہیے. ان کے ساتھ غلط میں نے کیا, انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. انہوں نے غلط یہی کیا کہ انہوں نے مجھے بڑا کیا. اچھا فرض کرو کہ تمہارے گھر والے تم کو لینے آ جائیں, پھر کیا کرو گے؟ یہ تو ناممکن ہے. ناممکن ہے؟ جی ہاں جی, میں بہت کوشش کر چکی ہوں, ہر ممکن کی کوشش کر چکی ہوں, لیکن وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ تم بات کرو, بات کرو, بات کرو. خود ہی جانا پڑے گا, کیونکہ گناہ میں نے کی ہے. اچھا, معافی مجھے مانگنی چاہیے, انہیں نہیں. غلط چیز کو کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں اس ٹائم میں, مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا, ایسا گناہ کہ کیونکہ خدا تو شاید مجھے معاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کام کرو, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, مجھے جا کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے. یہ سامنے والا کیمرہ ہے, فرض کرو کہ تمہاری ماں یہاں پہ ہے, ان سے کیا کہنا چاہو گی اگر وہ ادھر آ جاتے؟ تم کو میں 1 منٹ دے رہا ہوں, 1 منٹ سے زیادہ مت لینا, کیونکہ پھر میں واپس آ جاؤں گا. 1 منٹ میں سامنے دیکھنا, بولو. میں صرف اور صرف اپنی امی سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے دنیا میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے, اور میں خدا سے بھی یہی کہوں گی کہ مجھے جنت کی طلب ہے, نہ مجھے کس چیز کی کوئی طلب بھی نہیں ہے. صرف اور صرف مجھے ایک مرتبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا ہے, ایک مرتبہ مجھے ان سے معافی مانگنی ہے. میں شکریہ ادا کروں, پچھلی بیٹی ملا دیا آپ کو, اتنا دے زندگی میری لگ جائے بیٹا, میرے پر اتنا احسان کیا ہے, میں احسان کیسے, میں دعاؤں دے سکتی ہوں. نہیں بیٹی, میں بیوہ عورت تو میں دعاؤں دوں گی, میرا کوئی بھی نہیں سوا. میری بچھڑی ماں ہے, بچھڑی بیٹی مل گئی, ماں بھی مل گئی. اللہ تمہاری زندگی تمہارا دامن دیکھتے پاؤ رہا, میں کہتے نندے آدمی مجھے دیکھنا ہے. بہت میں اس کا ریڈ میں توڑ دیا, پھر بھی دیکھتی تھی. آئیے اس کا ملے, آپ کے پاس سلام ہونا تھا. آپ تو بیٹا بہت بہت شکریہ, میرا نام ہے ایک ماں کو آپ کو اتنے دے دنیا ہر خوشیاں تمہاری جوڑی بھرتے مولا. بہت بہت خوشیاں, بہت میں تو پھٹک رہی تھی. مجھے نہیں پتا ایسے بیٹے بھی ہوتے دنیا میں, ایسے بیٹے بھی ماں کے لال بھی ہوتے ہیں نا. میرا سونا بیٹا, میرا سونا بیٹا, میرا سونا بچہ, میرا سونا بچہ, میرا سونا بچہ, میرا سونا بچہ. آپ کے بیٹا شکریہ, آپ کے بھی بہت بہت شکریہ, آپ کے بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے بھی بہت بہت شکریہ, آپ کے بھی بہت شکریہ. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور اس میسج کو غلط مت لیجیے گا. اگر آپ کے پیرنٹس منع کریں آپ کو کہ آپ میرا شو نہ دیکھیں یا میرا ریڈیو نہ سنیں, تو ان کی بات مانیں, سچ میں مانیں.
والدین جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ان کی جیسی بھی سمجھ ہوتی ہے وہ اس حساب سے کہتے ہیں. کنونس کرنے کی کوشش کریں. مان لے تو صحیح, نہیں مانے تو کوئی بات نہیں. پر لسن ٹو یور پیرنٹس. آپ اپنے والدین کی بات کو سنیں, بیکاز اگر نہیں سنیں گے تو مسئلہ ہوگا. یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے نو ون نوز. یہ اوکے؟ تم کو کسی اور سے بھی ملوانا ہے, لیکن وہ بریک میں ملواؤں گا. تم کہتی ہو نا تمہارے بھائی نہیں آئیں گے, تمہارے بھائی پیچھے بیٹھے. بہت خوشیاں دی اللہ میاں تمہاری. یہ سارے بھائی کی وجہ سے ہوا. بہت بہت مہربانی. میری وجہ سے نہیں, آپ کی وجہ سے وہ صحیح جگہ پہنچی اور آج صحیح صحیح جگہ ہاتھ میں پر چلی گئی. جیسے بندے صرف آپ کی ایسے وجہ سے. رشتوں کے پاس بھیج دی. اللہ میاں نے میری پر کون سی نیکی میں اللہ نے اتنا اجر دیا ہے, اس سے کیسے منہ سے شکریہ ادا کروں, کتنا شکریہ ادا کروں. وہ مولا کا کرم ہوئے میرے گناہگار ایک بیوہ ماں کی رحمت کی اس نے. ایسے میری بچی عزت محفوظ رہے گی, عزت سے آپ کے پاس بٹھائے. بہت بہت مہربانی, کتنے شکریہ ادا. سر بھائی آپ کی محنت اپنی جگہ, آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہنچایا وہ سب اپنی جگہ, لیکن جتنا میں آپ کو جانتا ہوں نا, آج آپ کی یہ والی نیکیاں جو ہیں جو آج شاید سامنے ہو رہی ہیں, لیکن بہت ساری جو پیچھے ہو رہی ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے, لیکن وہ لوگ ہم سے بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. آج آپ کو میں سمجھتا ہوں انہیں نیکیوں نے ان جگہوں پہ پہنچایا ہے, اور اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. جو اس ماں سے جو یہ دعائیں ایسے اٹھا اٹھا کر کے ہمیں دے رہی ہے, آپ کو دے رہی ہے, یہ ضائع تو نہیں جائیں گی میرا خیال ہے. نہیں جائیں, یہ تو بہت آگے جائیں گی ہمیں لے کر کے. دعا نہیں جائیں گے, نہ جائیں گے. چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد میں آپ کی ملاقات تسلیم سے کرواؤں گا, اور اس بریک میں ان کی ملاقات میں ان کے بھائی سے کروانے جا رہا ہوں. آپ سب میرے مہمان ہیں, ابھی یہیں رہیں گے. چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. آپ نے ایک کہانی دیکھی, آئیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں. اس کہانی میں بہت سارا ایموشن تھا. اگر ہم نے اس کو ریکارڈ کیا جب ان کے بھائی آئے تھے, ریکارڈ کیا, تو وہ ہم آپ کو آج تو نہیں کل دکھائیں گے. وہ مومنٹ جو, کیونکہ وہ جب بھائی آئے تو اس کے تو ایک دم اچانک سے ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی. بہرحال اٹس ہیپی اینڈنگ, لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوگا, یہاں کون سی ہیپی اینڈنگ ہونی ہے, یہ مجھے نہیں پتا. تسلیم میرے سامنے ہے. تسلیم السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اب سارے بھائی کو تو جانتی ہیں. اوکے. کہانی تسلیم کی یہ ہے کہ بچپن میں والد فوت ہو گئے تھے. سوتیلے بھائی کے ساتھ وٹے سٹے میں کزن کے, سوتیلے بھائی نے وٹے سٹے میں کزن کے ساتھ شادی کر دی. کزن گے تھے اور خراب عادتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے. ان سے بھی وہ غلط کاموں کی فرمائش کرتے تھے. بھائی سے شکایت کی, لیکن بھائی نے کچھ نہیں کیا. ظلم سے تنگ آ کر دارالعمان آ گئے لاہور میں. 3 سال بعد میڈم نے انچارج بنا دیا. پھر ایک روز ایک رات کو میڈم نے ایک شخص کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا, منہ زبان. اس نے رات بھر رکھا اور صبح چھوڑ دیا. میڈم نے بتایا کہ تسلیم کو طلاق دے دی, لیکن وہاں ڈرائیور نے بتایا کہ چاول کی بوری کے لیے رات کو بیچا تھا. دوسری میڈم نے ایک اور شخص سے نکاح کر دیا. 7 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ بھی خواتین کا, عورتوں کا کاروبار کرتا ہے, دھندا کرتا ہے. ان کو مجبور کرنے لگا. دارالعمان سے رجوع کیا تو انہوں نے معذرت کر لی. وہاں سے بھاگ کر سہیلی کے گھر آئی. سہیلی کے شوہر نے 60 سالہ بوڑھے کے ساتھ شادی کرا دی. وہ شک کرتا تھا, چھوٹے بھائی کے ساتھ بات کریں تو مارتا تھا. وہاں سے بھاگ کر سارم کے پاس آ گئی. 4 نکاح کے بعد بھی آج اپنا کوئی گھر نہیں ہے. کیا اس عورت کو ہم نے صرف استعمال کیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ کہ اس نے ٹرسٹ کیا ہمارے معاشرے پہ, اور اس معاشرے میں اس استعمال صرف عورتوں نے نہیں کیا, مردوں نے بھی کیا. اور صرف مردوں نے نہیں کیا, عورتوں نے بھی کیا. The question is, where does it end? Will it ever end? یہ کبھی ختم ہوگا. میں نے آپ کو کہانی بتا دی. آئیے سب سے پہلے تسلیم سے بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا آپ روئیں گی نہیں, ورنہ پھر میں بھی رہوں گا.
اور میں نے آپ کو اندر بھی بتایا تھا آپ روئیں گی تو آپ تو روتے ہوئے اچھی لگتی ہیں, میں روتے ہوئے بہت برا لگتا ہوں. کیسی ہیں اب, کیسی ہے زندگی؟ پہلے سے بہتر ہے. ہاں جی. تھوڑا بتائیے ہوا کیا تھا؟ گھر والوں کا ہے کہ ان لوگوں نے وٹے سٹے 9 سال کی عمر میں نکاح کر دیا تھا, تب مجھے 9 پتا. سال کی عمر کی تھی؟ ہاں جی. لیکن رخصتی جو ہے نا وہ اب مطلب جب میں بالغ ہو گئی, ایک پڑھائی میٹرک مکمل کر لی, اس کے بعد ان لوگوں نے میری مطلب کیا تھا, رخصتی کی تھی. لیکن رخصتی کے بعد بھی میں نے پہلے ہی اپنے گھر والوں سے کہنا شروع کیا تھی, میں نے اس کی حرکتیں دیکھی ہوئی تھی جس سے میرا نکاح ہوا کزن سے. میں نے ان کو کہا بھی اپنے بھائی سے کہ بھائی پلیز اس جگہ پہ میری شادی نہ کریں, اگر آپ کو کوئی اور میرے لیے نہیں بھی ملتا تو میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, مطلب ساری زندگی کے لیے. لیکن بھائی نے کہا کہ نہیں, میں نے تمہارا رشتہ کر دیا تو اب تمہارا رشتہ ادھر ہی ہوگا. تو انہوں نے شادی بھی کر دی. پھر بھی میں نے اس شخص کے ساتھ نا بہت زیادہ رہنے کے لیے تو کوشش کی. وہ اتنا بدتمیز تھا کہ رات کو آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال دیتا اور میرے گھر والوں کو جا کے کہتا ہوتا تھا کہ آپ کی بیٹی پتہ نہیں رات کو کہاں چلی گئی تھی, خود نکال کے. یہ تو میری امی میرے پاس ہوتی تھی تو میں ان کے پاس چلی جاتی تھی. پھر بھائی کو آگے شکایتیں لگانا, کبھی بھائی نے اپنے پاس 2 مہینے بٹھا لینا, کبھی 3 مہینے, میں نے اس کو نہیں جانے دینا. لیکن پھر اس کی بیوی نے اس کو مطلب کہنا کہ میں چلی جاؤں گی گھر چھوڑ کے اگر آپ نے اس کو نہ بھیجا, کیونکہ وٹا سٹا تھا نا. تو مجبوراً بھائی کو, یا جیسے کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھائی سے کہا, میں نے کہا میری طلاق کروا دیں یا میں ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں, میں نے اس کے پاس نہیں جانا. لیکن بھائی نے یہ کہہ کے وہ کہہ دیا, کہتا ہے میری عزت نہیں رہے گی اگر میں تمہاری خلا کرواؤں گا یا طلاق لوں گا تمہاری, تو تمہیں جیسے بھی اس شخص کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو جب انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, کچھ نہیں ہوا, بہت دفعہ ایسی کوشش کی کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں, لیکن ان چیزوں میں بھی کوئی زیادہ مطلب کہ مجھے وہ نہیں ملا, ناکامی ہوئی ہمیشہ. کئی دفعہ گولیاں بھی کھائی ہیں ایسی. آپ نے گولیاں کھائی؟ ہاں جی. خودکشی کی کوشش کی کہ یہ زندگی نہیں ہے میری, اور میں گھر چھوڑ کے صحیح بات ہے نہیں آنا چاہتی تھی. مجھے پتا ہے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں کس طرح سے پالا ہے باپ کے بغیر, لیکن پھر بھی میں ان کی عزت رکھنا چاہتی تھی. چلو یہ کہیں گے نا کہ مر گئی ہے, ہمیں چھوڑ کے نہیں گئی. اینڈ پہ آ کے میں نے یہ قدم بہت مجبوری میں اٹھایا کہ میں گھر چھوڑ کے لاہور دارالمان میں آ گئی. لاہور دارالمان میں کیا ہوا؟ لاہور دارالمان میں پہلے میں صحیح 3 سال رہی ہوں وہاں پہ. پھر جیسے ان لوگوں نے مجھے وہاں پہ رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ آج سے آپ انچارج ہیں یہاں کی, مطلب سارا آپ نے دیکھنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. میں نے بہت محنت سے ایمانداری سے اپنا کام سنبھالا ہے, جس طرح سے بھی کہتے تھے اسی طرح کرتی ہوتی تھی. پھر ایک دن میڈم نے مجھے کہا کہ تمہارا نا مطلب شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے, تم ان کے ساتھ چلی جاؤ, تو شام کو میں عدالت پہنچ جاؤں گی, تمہارا عدالتی نکاح ہوگا. اور اس وقت میڈم کی ایک جاننے والی تھی, وہ مجھے لے کے گئی تھی. اوکے. اور گاڑی میں پھر جب ہم لوگ بیٹھنے لگے تو وہ جاننے والی جو تھی انہوں نے کہا میں بھی رات کو میڈم کے ساتھ آؤں گی شام میں تمہارے نکاح پہ, تم ابھی ان کے ساتھ جاؤ. لیکن وہ سفر ان کا اتنا بڑا تھا, مطلب لاہور سے شیخوپورہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا. وہ لوگ مجھے وہاں پہ لے کے گئے تو جاتے, وہ لوگ کیا مطلب وہ جن کے ساتھ نکاح کروانا تھا وہ, تو چلی گئی وہاں ان کے ساتھ. پھر رات انتظار کرتی رہی. پھر ایک دفعہ انہوں نے کال کی ہے کہ تمہارا نکاح بھی یہ کروا دیں گے, میں آ نہیں سکتی. مجھے جو انچارج تھی وہاں کی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتی, یہ تمہارا نکاح کروا دیں گے. پھر ساری باتیں ہوئی. پھر انہوں نے زبانی نکاح جسے کہتے ہیں نا اپنے طور پہ وہ کروا دیا. اور اس بندے نے رات بھر مطلب مجھے استعمال میں رکھا, اور صبح ہوتے ہی مجھے واپس گاڑی میں بٹھا کے دارالمان چھوڑا, اور یہ کہہ دیا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس بندے نے. اور مجھے اس بندے نے اسی رات کو بتا دیا تھا, کہتا میں تمہارے پیچھے کچھ دے کے آئی ہوں, تم ایسے نہیں لے کے آیا ہوگا, میں تمہیں صرف 1 رات کے لیے لے کے آیا ہوں, اور اس کے بعد تمہارا میرا کیا رشتہ ہے, میں تمہیں نہیں جانتا, تم مجھے نہیں جانتے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے. جب واپس آتے ہیں تو اپنے گیسٹ سے بات کرتے ہیں, ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, اور کہانی کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر. ول بی رائٹ بیک. ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہوگا کوئی 1 یا 2. ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہوگا کوئی 1 یا 2. تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. اٹس ویری سمپل. زندگی میں
अक्सर जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो सारिम बर्नी का है। रीजन ये है क्योंकि ये प्रॉपर शेल्टर हाउस है। आप यहीं जाएं, इनसे रब्ता करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। चलाने का मकसद ये है कि लोग गलत हाथों में ना पड़े, गलत हाथों में बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज अगर गलत हाथों में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये बहुत गलत हाथों में गई है। फाइनली सारिम के साथ पिछले 4 साल से नहीं, 3 साल अभी आई है कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले। तो यहाँ कैसा लगता है आके? सही लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता घर है? जैसा माहौल है। घर जैसा माहौल है? हाँ जी। वो तो खैर मैंने भी देखा, घर जैसा माहौल है। आपने मुझे चाय नहीं पिलाई थी। एनीवे, आपके पास आता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इनकी स्टोरी सुनने के बाद आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मुझे गुस्सा करना चाहिए, मुझे अफसोस करना चाहिए, बिकॉज मैं नोट कर रही हूँ कि हमारी ख़वातीन को शेल्टर की ज़रूरत है। कभी बाप की सूरत में, कभी भाई, कभी मतलब एक आदमी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो। मैं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आज़ाद छोड़ दें, निकल जाएं बाहर, जॉब्स करें, लेकिन इतनी साउंड हो कि अब अगर ये नहीं हर किसी को सारिम बर्नी नहीं मिल सकता, हर किसी को साहिर नहीं मिल सकते। औरत खुद इस काबिल हो कि एटलीस्ट इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खा सके। अंग्रेजी तालीम की बात मैं नहीं करती, दीनी तालीम तो है, उसमें हमें हकूक बताए गए हैं ख़वातीन के। आप घर में बैठ के, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि आप कॉटन इंडस्ट्री है उससे डेवलप करें, स्विंग मशीन्स दे दें घर पे बैठ के। मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की एक औरत की मिसाल दूं। लीची का दरख्त था उसके घर में, शी स्टार्टेड पैकिंग, उसको किया और एक छोटी सी कंपनी बन गई उसके घर में। उसको उसने बेचना शुरू किया वहाँ से। ठीक है, कुछ मर्द हज़रात को पसंद नहीं कि बाहर जाके जॉब करें उनकी ख़वातीन, घर पे बैठ के पर्दे के साथ वो ये चीज़ें कर सकती हैं। अब ये है, इनको मतलब आप तक नहीं पहुँचती तो फिर ये किसी 5वें हाथ में पड़ती। 4 रिलेशंस इनके इस तरह खराब हुए हैं। किस्मत को कहूँ या क्या कहूँ, आई डोंट मर्द नो। जात पे से तो इतबार बिल्कुल उठ गया होगा, औरत पे है अभी। जी, ये भी मर्द हैं, इन्होंने आपकी हेल्प की है। ये मत कहें कि सारे मर्द एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू, आपकी कैसे नहीं, दैट्स ट्रू। बिल्कुल आप सही लोगों कहा, ने मैं भी यही बात मतलब कहता कहते हैं ना, हूँ, 5 हमें उंगलियां सिर्फ बुरे को बुरा कहना ख़वातीन भी चाहिए। बहुत बुरी हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बुरी ऐसा ही हैं। है। मतलब जो इनको, जो मैम जो बता रही हैं वो भी एक औरत ही साहिर थी। भाई, आप शायद भूल गए, एक खातून एक होटल से एक वेटर को ले गई थी और 3 दिन के बाद वो बुरे हाल में सड़क से मिला था। अच्छा, एक काम करते हैं, एक टेलीफोन कॉल है मिसेस आरिफीन की, पहले हम वो ले लें। और ये जो डिस्कशन है ये 12 बजे वाले प्रोग्राम में होता है रात को। आइए जी, मिसेस आरिफीन, अस्सलाम वालेकुम आरिफीन। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, I'm Arfin, not Mrs. Arfin. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? I'm fine, साहिर भाई, how are you? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। You are doing a very great job in the radio and television. मेरा फर्स्ट टाइम आपसे बात करना हो रहा है और आपका टॉपिक लास्ट टाइम की मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था, लास्ट वीक वाला। थैंक यू। और इस वीक का बहुत जबरदस्त है। I'm just really appreciating you और बहुत अच्छी शो था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कोई सवाल करना चाहेंगी? तस्लीम से कोई सवाल करना चाहेंगी? अमीमा से कोई सवाल करना चाहेंगी? नॉलेज लेने का है, मैं क्या सवाल करूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है आपकी शो से, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। एंड आई एम जस्ट रियली ग्लैड टू टॉक विद यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये लाहौर में ये हुआ, लाहौर के बाद फिर क्या हुआ? फिर मैं दोबारा उधर दारुल-अमान में आई थी, क्योंकि मेरे पास दोबारा वापस आई उसी दारुल-अमान हाँ में? जिन्होंने आपको चावल की बोरी के लिए बेचा था उसी दारुल-अमान में आप वापस आ गए? हाँ जी, वो क्योंकि मुझे उधर ही छोड़ के गए थे ना। ओके। और वो लोग ऐसे नहीं भेजते, मतलब लड़की को अगर मैं उनको कहूँ कि मुझे जाने दें या कुछ इस तरह से है तो वो नहीं भेजते। तो आपने उन मैडम से कहा कि आपने मुझे बेचा था? हाँ जी, तो वो साफ मुकर गई, नहीं। अच्छा, क्या इसके खिलाफ FIR कर सकती है? नहीं कर सकती? इसके खिलाफ भी कर सकती है? जी बिल्कुल। ओके। इन्हें तो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो एजुकेशन। वो तो ये कह रही हैं कि जी वो तो मुकर गई थी साफ, तो क्या फिर भी कट सकती? उनके ऊपर मुकदमा चलता है, ये तो बात की बात है। ठीक है, कि ओके। गिल्टी थी या नहीं थी। क्या ये अब कर सकती हैं? अब भी कर सकती हैं, I think करना चाहिए। इन्हें ये मतलब ये बताना पड़ेगा कि इतना लेट क्यों हुआ। निकल गया क्योंकि मेडिकल जरूरी था, मेडिकल साबित करता कि दारुल-अमान से बाहर निकली है। लेकिन अब वो 2 निकाह और हो चुके हैं, जी, अब तो वो काफी सारी चीजें खत्म हो गई हैं वैसे। और वैसे भी अब ये जो चाह रही है, शायद चौथा निकाह भी ये चाह रही है कि उससे खुला ले लें। अभी आप चौथे निकाह में हैं? जी। ओके, फिर क्या हुआ? ठीक है, आप वापस आ गई दारुल-अमान, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वो जो इंचार्ज थी उनका मतलब वहाँ से हो गया ट्रांसफर ना,
वो कहीं और चले गई, उनकी जगह एक और आई थी। उन्होंने मेरी यहाँ पे लाहौर में पीर मक्की एक जगह है, वहाँ शादी करवाई थी। उस बंदे से पहले बड़ा अच्छा है तस्लीम, तुम्हारी सारी हकीकत उसको बता दी है तो तुम उसके साथ शादी कर लो। उसके बच्चे भी थे मेरे ख्याल से 6 शादीशुदा थे उसके कुछ बच्चे ना। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया, न्यूज़ वालों को बुलाया, तो मुझे ना एक तरह से यकीन हो गया। मैंने कहा शायद मुझे दोबारा मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने का या कुछ इस तरह से। लेकिन जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि उस मैडम ने मुझे अकेली को भेजा था, ये तो इतना कुछ कर रही है मेरे साथ, तो फिर भी मैंने गलत ही शायद सोचा था या मेरी किस्मत में ये था, तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया। फिर वो शादी हो गई, हंसी खुशी रहे हम लोग 1 महीना। उसके बाद से उस बंदे ने जैसे बताया कि औरतों का उसका कारोबार था, वो करता था औरतों को सप्लाई किसी मर्द के पास भेजना। तब उसने पहली दफ़ा मुझसे बात की थी शादी के 1.5 माह बाद कि जिस जगह मैं काम करता हूँ ना, वो मालिक है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं वो? तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें लेके जाएंगे होटल में, उनके साथ रात गुजारो और उसके बाद से जो भी होगा पैसे या जो भी वो मुझे देंगे तो मैंने वो लेके आनी अपने लिए। और उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ में कहा था मैंने तुमसे शादी की इसलिए है, ना तुम्हारे पीछे कोई है, ना तुम्हारे वालिदैन है, ना कोई सहारा है। और दारुल मान वालों ने तो शादी करके उसी दिन हमें कह दिया था कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, आप इसके साथ जो मर्जी करें, जिस तरह से मर्जी करें। एक औरत से जो अपना सब कुछ छोड़ के एक मर्द के साथ निकाह में आती है, जब वो मर्द ये कहता है कि तुम ये रात किसी दूसरी मर्द के साथ गुजारो और उसके एवज वो मुझे पैसे देंगे और वो लाके मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूंगा, ऐसे मर्द को क्या कहा जाएगा? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहानी है तस्लीम की। तस्लीम जिसके 4 निकाह हुए। पहला निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ जो गे था और इनको बुरी आदतों पर मजबूर करता था। दूसरा निकाह एक आदमी से चावल की बोरी के एवज हुआ। निकाह था या नहीं था खुदा जाने। रात को रखा गया, सुबह भेज दिया गया। तीसरा निकाह एक ऐसे शख्स के साथ हुआ जिसने 1.5 माह तक तो इनके साथ जिंदगी गुजारी। इसके बाद कहने लगा कि आप अपना जिस्म फरोश करें। अभी आप सही हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी आप सही हो, यहां देखिए, अब आप सही हैं। हम सब ने खुदा को जान देनी है और ये मैं आपको बता रहा हूं, अब आप ठीक है। अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 बातें ये हो चुकी थी, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस आदमी, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, उसका हस्बैंड जो है ना वो फैक्ट्री में लगा हुआ था और वो लड़की थी वो भी फैक्ट्री में थी। मैंने उसको कॉल की। ये लाहौर की बात? हाँ जी। अच्छा। मैंने उसको कहा जिस तरह से तुम कर रही हो, तुम मुझे अगर मुझे रिहाइश दे दो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ कुछ अरसे के लिए। मैं ढूंढूंगी कि अगर फैक्ट्री में जिस तरह से जॉब मिलती है तो मैं देखूंगी, अगर इस तरह से कुछ हो सका मेरे लिए तो मैं अपने लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अगर बुराई में गई तो फिर इसके मतलब कि मैं बुरी हो गई। मुझे पता है मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। ये रुके, मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं सच में सलाम करता हूँ। बड़ी कमाल बात है, ये हिदायत किसी किसी को होती है। उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास। वहाँ पे उसने मेरे लिए, उसके हस्बैंड ने बात भी की, जॉब भी हो गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि शनाख्ती कार्ड वगैरह या हमें इसकी चाहिए कि गारंटी कौन देगा। तो उन्होंने कहा कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ पे खुद वर्कर हैं, हमें किसी ऐसे बंदे की चाहिए जो मतलब इलाके का नाज़िम या कुछ इस तरह से हो, फिर हम आपको जॉब देंगे। उसके बाद से उन लोगों ने मुझे 3 महीने अपने पास रखा है। मेरे दोस्त ने। आपकी दोस्त ने और उनके हस्बैंड ने? हाँ जी। वो खुद कमाते थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद उनका जो नाजिम था ना इलाके का, उसकी तरफ से रिश्ता आया था जहाँ से अब मैं खुला लेना चाहती हूँ। ये रायविंड का रिश्ता था। ठीक है। पिछली खुला मेरी हो गई थी क्योंकि मैं सही वाल दारुल मान में गई थी
वहाँ से मैंने अपना केस लगवा के तो फिर मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पे कोई मतलब इस तरह से नहीं किया हुआ था कि आप बाहर नहीं जा सकती या कुछ इस तरह। मैंने उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ से उन्होंने अपने वकील के जरिए मेरी खुला करवाई है, फिर सारा कुछ हो गया, इद्दत भी हो गई। फिर मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि एक अच्छा है रिश्ता, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने फिर भी यही सोच के कि शायद इस दफ़ा मेरा आखिरी चांस है। मैं इतना रोई खुदा के आगे कि अल्लाह बस अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा, इतना गम ना देना मुझे। मैंने शादी कर ली, उन लोगों ने सादगी से निकाह किया था। फिर उसके बाद जब मैं इधर आ गई, ठीक रहा महीना, तो उसके बाद से उस बंदे ने भी मतलब मुझ पे शक करना शुरू कर दिया। इवन मैं उसके भाई से बात करती थी, वो कहता था कि हाँ तुम इसके साथ गलत हो। साहिर भाई 2-2 दिन मुझे वो लोग खाने के लिए नहीं देते होते। 2-2 दिन खुद बाहर होटल से खा के आ जाता, मेरे लिए खाना नहीं लेके आता होता। कितने दिन उनके निकाह में हैं आप? कितने दिन से उनके निकाह में? 8 माह हो गए। 8 माह हो गए जी। और वहां से कब आई आप? 1 महीना पहले। उनको बताया, उनसे राब्ता किया? हाँ जी, कांटेक्ट किया था उनसे, लेकिन वो लोग नहीं आए पीछे। वो क्या? वो उन लोगों ने दोबारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि हम इनसे मिलना चाहते हैं या कि क्यों आई है या इस तरह से कुछ भी नहीं कहा। कोई मेंटेनेंस वगैरह आपको कुछ भी नहीं, वहाँ से कोई पैसा वगैरह वो नहीं भेज रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप खुला लेना चाह रही हैं? हाँ जी। आई कॉन्टैक्ट यू, इनका खुला का मैटर मैं ये डील करूँगी। आप इससे डील कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली कांटेक्ट में मैं इनसे रहूंगी। इनके सारी तो इसका गया है अभी, चला आपके गया पास है? शायद निकाहनामा वगैरह है आपके पास? अच्छा, नोटिस चला गया। ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनका ये क्या कर सकती थी? क्या इनके बिहेवियर में आपको क्या लगता है ऐसा कि जो इनकी तरफ से गलती हुई? एक्चुअली इनिशियली अगर आप देखें तो ये अपनी अम्मी को बता के घर से निकली थी। ठीक है। अगर उस वक्त इनकी माँ थोड़ी सी स्ट्रांग रहती तो शायद ये गलती पे गलती ना होती, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। अब इनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो हर मर्द में जो है एक प्रोटेक्टर ढूंढ रही हैं। ठीक है, इसलिए शादी पे शादी कर रही हैं कि शायद मुझे अब यहाँ पे सेफ्टी मिल जाए, शायद मुझे यहाँ सेफ्टी मिल जाए। ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इनको मिल नहीं रही है, हमेशा जो गलत आदमी के हाथ लग रही हैं। ठीक है, अब जो है इनको अगर हम कितना भी इनको बोलते हैं कि नहीं आपको स्ट्रांग होना है, इनके लिए अच्छा खासा जो है मुश्किल होगा, क्योंकि जो है इनके लिए ये ट्रॉमा 4 दफा हुआ है। लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। अंडरस्टैंडेबल कि ऐसा मुश्किल होगा। क्या ये आपके पास काउंसलिंग के लिए आ सकती हैं? क्या आप इन्हें इतना टाइम दे सकती हैं कि आप इनको काउंसिल कर सकें? आई नो सारिम भाई करते हैं, आलिया भाभी करती हैं, बट क्या आप इनको वीक में 1 घंटा दे सकती हैं जहां आप सिर्फ इनकी प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई थिंक इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये वेंट आउट नहीं कर सकती और किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मशवरा नहीं ले सकती। और देखिए इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा कि जो है ये पूरा जो है शायद इस ट्रॉमा से निकल ना पाए। हम इनको निकालने की पूरी कोशिश भी नहीं करेंगे कि थोड़ा सा इनको रहेंगे, क्योंकि रियलिटी को देखते ही फिर आगे बढ़ पाएंगे। ये अगर ये पूरा माजी अपना भूल गए तो हो सकता है गलती दोबारा दोहराएं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली मैं इनको 1 घंटा देना चाहूंगी। अगर 1 घंटे से ज्यादा अगर जरूरत पड़ी, हफ्ते में 2 दफा भी जरूरत पड़ी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो इसमें फिर डेफिनेटली देंगे। अभी हम सारिम साहब से भी हम यही बात कर रहे थे इनके इसमें, तो और इनसे अभी हम निकाह की भी इनके 5th निकाह की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर उनके माशाल्लाह जो है अच्छा खासे इनके पास मतलब ये जो जिसको किसी को भी प्रोटेक्टर देते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा देते हैं। इस बात की हम लोगों को काफी श्योरिटी है, तो इसकी अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। लेट मी आस्क हर। डॉक्टर साहब 5th नहीं, निकाह तो अब पहले ही होगा इसका। पहले तो तमाशे हुए 4 जो हैं उसको मेरे ख्याल हम लोग समझदार लोग तो उसको निकाह नहीं कह सकते, वो तो इसके साथ खेला गया है सारा का सारा। आई डोंट नो, आई थिंक जो सेकंड वाली निकाह है उसको मैं निकाह नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, क्योंकि बट द रेस्ट ऑफ देम आई थिंक दे वर निकाह। भाई लावारिस जब हो जाता है ना इंसान, जो इसकी कैफियत थी, जो हाल था, तो उसमें मैं समझता हूँ सारे निकाह सिर्फ एक जमाने से बचने के लिए किए गए। उसमें कोई भी निकाह नहीं था। निकाह इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। अब जब हम इसका निकाह करवाएंगे तो सारी दुनिया देखेगी और पता चलेगा निकाह काम करते हैं ना। एक काम करते हैं, मैं तो उल्टे काम करता हूँ, सारे काम मेरे उल्टे हैं, कोई काम ढंग का आज तक किया ही नहीं मैंने। यहीं पर कर लेते हैं आपका निकाह।
है। अगर हम लेकिन निकाह से पहले एक बात है, देखिए हम सब एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, आपने जो अभी बात कही थी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। निकाह से पहले एक बात करनी है, अभी आपको थोड़ा कुछ बनाना है, थोड़ा आपको पढ़ना है, थोड़ा आपको, मैं अभी आके बताऊंगा ब्रेक के अंदर कि हमने आपके लिए क्या सोचा है। कुछ चीजें इन्होंने सोची हैं, इन्होंने सोची हैं, इन्होंने सोची हैं, कुछ मैंने सोची हैं, अभी थोड़ा आपको भी सोचना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर औरत को मर्द ही सहारा दे, औरत अपना सहारा खुद भी होती है। डोंट वरी अबाउट इट, ये मजबूत होना चाहिए, बाकी वो तो ऊपर बैठा है। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक। और थोड़ा जरा माहौल बहुत अच्छा हो गया है, रीजन अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि पता नहीं, एक तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं मेरे साथ, मुझे एक गाने का कह देते हैं। मैंने गाना नहीं गाया, गाना उन्होंने गाया था। आपको गाने का शौक है ना? जी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन गाने से पहले हम जरा जरूरी बातें करें। देखिए जी, आपने मैट्रिक किया हुआ? हाँ जी। ठीक है, अगर हम आपको ये ऑफर करें कि आप इंटर और बीए हम आपको करवाना चाहते हैं तो क्या आप कर लेंगे? जी। पढ़ने का शौक है? हाँ जी। पक्का? जी। ये सारिम भाई जिम्मेदारी लेते हैं? मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी, यू हैव टू मेक श्योर कि शी स्टडीज। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले तो कम से कम बीए तो आपको करना ही करना है, ठीक है? पक्का? ये मेरी तरफ से, ओके। ये आपके खुला के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? किरण आपके खुला के लिए कोशिश करेंगी, एंड लेट्स सी कि कितनी जल्दी खुला हो सकती है। एज फार एज अमीमा इज कंसर्न, अमीमा जो है वो आपके पास आया करेंगी, आपको जो कुछ कहना है पूरे हफ्ते जो भी फील होता है वो सबके सब बताना है और मशवरा लेना है इनसे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये, आपके पास सारिम भाई मौजूद है, सारिम भाई एंड आलिया भाभी, ठीक है? तो इन लोगों से बात करनी है आपने, और कुछ छुपाना नहीं है, जो फील होता है वो बताना है जी। और ये बात याद रखनी है कि सहारा खुदा का है जी, बाकी किसी का नहीं। कोई मर्द किसी औरत का सहारा नहीं बन सकता अगर खुदा ना चाहे। और हो सकता है आपका जो आदमी है, जो शख्स है जिसे आपकी जिंदगी में वाकई आना है, वो कहीं यही थोड़े 1-2 महीने, 4, 5, 6 महीने, 10 महीने के बाद आपको मिल जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात कही कि सहारा किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह का सहारा है। जो देने वाला है वो खुद उसी के सहारे पे होता है ना, तो आप डायरेक्ट उससे अपना सहारा मांगो और अल्लाह, मेरा ख्याल है ये सहारा ही है। अगर मैं भी इसको वक्फे में जब हम बात कर रहे थे कि इतने सारे जिसके मैके वाले हो जाएंगे पावरफुल लोग, तो उसको कौन तंग कर सकता है? फिर कोई भी नहीं तंग कर सकता। देखो भाई, तुम्हारे 2 भाई तो हो गए यहाँ, बिल्कुल, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। भाई तो है, और जिसके भाई होते हैं ना, फिर वो सवाल ही नहीं पैदा होता उसको कूच करे, ठीक है ना? बाकी आपकी 2 बेहतरीन बहनें हैं, दोस्त हैं, ठीक है? और बल्कि ये सब मेरे प्रोड्यूसर्स अभी मुझे कह रहे हैं कि हम सब भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, सारे भाई हैं ना। तो अपनी बहन के लिए एवरीवन जस्ट अप्लॉज, तालियां जोर से सबके लिए। सी, लाइफ के अंदर ना हर आदमी बुरा नहीं है, शादी के बाद थोड़े से चौगद हो जाते हैं लेकिन बुरे नहीं होते मर्द। कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि अक्सर मर्द बहुत अच्छे होते हैं। ये छोटे मोटे पॉकेट्स के अंदर जो लोग होते हैं ना, उन्होंने बदनाम किया हुआ है। अच्छा, गाने का शौक तो है ना? जी। अभी आप स्माइल करेंगी, रोएंगी नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको बता दिया, वहां ऐसे हंसते हुए आप इतनी अच्छी लगती हो। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? अभी कोई जिंदा है, बचा है? हाँ जी है। तो उनसे क्यों नहीं मिलती? सिर्फ मेरी अम्मी मेरे कांटेक्ट में है, वो भी भाई से छुपके हैं। वो भाई से छुपती हैं? हाँ जी। चलो एक मेरा आपसे ये भी प्रॉमिस है, मैं इसी शो के अंदर लेके आऊंगा, आपके भाई को भी लेके आऊंगा, आपकी मदर को भी लेके आऊंगा। अपनों को नहीं छोड़ा जाता, और अपने अगर छोड़ने वाले हो ना तो खुद चल के जाके बंदा जाता है, अपनों को ऐसे पकड़ता है और बोलता है किधर, मैं तो यहां खड़ी हूं, डोंट वरी अबाउट इट, आई प्रॉमिस यू दैट। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर मुझे पूरी टीम को लेके जाना पड़ा ना तो मैं पूरी टीम को लेके जाऊंगा, लेकिन आपके भाई को और आपकी मदर को यहां पे लेके आऊंगा। मिलेंगी ना? जी। पक्का? हाँ जी। लेकिन सहारा अगेन खुदा का ही है, जी। खुदा के अलावा किसी का सहारा नहीं, ठीक है? जी। गाने का शौक है? जी। कितना है? बस बचपन में गाती थी? जी। कौन से गाते थे गाना? फिल्में देखती? नहीं, कभी नहीं देखी? कोई अगर अच्छी हो तो वो देख लेती हूँ। कौन सी फिल्म देखी आपने रिसेंटली? अभी फिलहाल तो कोई नहीं देखी, इतना अरसा हो गया है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूं, आप फिल्में देखती हैं? जी। अगर हम आपको 2 टिकट्स दें राउडी राठौर के, क्या आप इनको ले जाके श्योर, लव टू। या आप इनके साथ जाएंगी फिल्म देखने? चलोगी? हाँ जी।
नहीं शायर भाई ये जाती कर रहे हैं, उधर और बहुत सारी लड़कियां फिर हमें तंग कर देंगे। ये जाती हो रही है। क्योंकि भाई बात सुनिए, मैं इनको तो दो टिकट दे सकता हूँ। आप अगर जाना चाहें तो प्लीज आप भी चली जाइए। 3 टिकट हो सकते हैं राउडी राठौर के, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा 3 टिकट है, पक्का हो जाए? देखने जाएंगी? जी। इनकार तो नहीं करोगी ना फिर? नहीं नहीं। हाँ जी, इनकार नहीं करना। मैं आपको ये माइक दे रहा हूँ और आपने गाना गाना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। कल भी हमारी मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। थैंक यू सो वेरी मच। कल भी मुलाकात होगी। सारिम, यू आर गोइंग टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ आपका माइक है, आप सुना दीजिए सर। और खुश होके जो मर्जी सुना, जो ब्रेक में सुना रही थी ना वो। हाँ हाँ। तू ही